नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम एक न्यू सेशन जो लेके चल रहे हैं जिसका नाम है भारतीय राज्यव्यवस्था या भारत की राज्यव्यवस्था। इसका ये पार्ट 3 है जिसमें हम बात कर रहे थे। हम लोग बात कर चुके हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या था, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये कंटिन्यूटी है कि जिसमें पार्ट 3 में हम बात करेंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास उसी का पार्ट है। चार्टर्ड एक्ट 1853 मतलब 6वें नंबर का जो हमने फर्स्ट क्लास में टॉपिक लिखाए थे उसमें ये चार्टर्ड एक्ट 1853 है। देखिए, अगर चार्टर्ड एक्ट की बात करें तो ये हमारा 1793 से जो लगभग जो 1853 तक जो ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर्ड एक्ट पारित किए जा रहे थे उसका ये लास्ट है। मतलब इसके बाद चार्टर्ड एक्ट ख़त्म है। तो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद का ये अंतिम अधिनियम है चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज किए गए हैं। कुछ भारतीय प्रशासन भारत के लिए कुछ हित में भी बहुत सारे काम थे। तो देखते हैं क्या है इसकी विशेषता क्या है। इसमें गवर्नर जनरल की और विधायी मतलब जो गवर्नर जनरल को इतनी पावर दी गई थी उसमें से इनकी विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का पृथक्करण या हमें इनके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, विधायी मतलब हम इसको कार्यपालिका के फॉर्म में भी लिखेंगे यहाँ। तो कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। किसमें ये हमारा आता है 1853। तो नई विधान परिषद का गठन किया है। तो जो नई विधान परिषद गठन हो रहा है ये कहीं ना कहीं ये भारत के हित में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम बोल सकते हैं जब नई विधान परिषद बन रही है जिसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। अब वो जो 6 नए सदस्य थे उसमें से कम 4 जो सदस्य थे वो भारतीय प्रांतों से लिए गए थे। जैसे आपका कौन सा था, आगरा हो गया, हाँ, बम्बई हो गया, बंगाल हो गया और आपका मद्रास। कहीं ना कहीं ये 4 जगहों से यहाँ पे इनको लिया गया था। 4 सदस्य लिए गए थे और ये इसे मिनी बोल सकते हैं, एक छोटा सा भारत की संविधान का गठन हो गया था। भारतीय संसद का गठन हो इसको बोल सकते हैं या छोटी संसद बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नई विधान परिषद का गठन हुआ जिसमें से मोस्टली भारत के लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं भारत के हित में कानूनों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब भारतीय लोग उस प्रशासन में भाग ले रहे हैं प्रशासनिक चीज़ों में तो उसमें भारत के हित में सोचेंगे ही और उसके लिए रूल बनाएंगे। इसको हम भारतीय विधान परिषद का भी कह सकते थे जिसको, या केंद्रीय विधान परिषद कह सकते थे, क्योंकि भारत के हित में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली जो प्रतियोगिता थी वो फिर से चालू कर दी जाती है। चालू मतलब हमने देखा था इसके पहले वाली जो क्लास में आया था जहाँ पे इसको मतलब मैकाले जो 1833 समथिंग था उस एक्ट में, चार्टर्ड एक्ट में इसके बारे में थोड़ी सी बात की गई थी। लेकिन क्या किया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उसने ये जो सिविल सेवकों की भर्ती में वो फिर से बंद करा दिया गया था। मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू हुआ था उसमें, कोशिश की गई थी लेकिन बंद हो गई थी। अभी ये 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाती है। इसके लिए 1854 में जो मैकाले समिति या मैकाले की अध्यक्षता में जो मैकाले समिति बनाई गई थी उसकी नियुक्ति हेतु इसी के थ्रू इसको 1853 में लागू किया जाता है। ठीक है, ये हमारा चार्टर्ड एक्ट जो मैंने बताया कि यहाँ से 1793 से 1853 के दौरान जितने भी चार्टर्ड एक्ट थे यहाँ तक ख़त्म। अब हम पार्ट वी में आते हैं। पार्ट ए में क्या था, कंपनी का शासन, और पार्ट बी में क्या था, ताज का शासन। तो ताज का शासन कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा जब तक ताज का शासन ही चलता रहेगा। ठीक है, तो ताज के शासन में ये भारतीय शासन अधिनियम 1858 देखना में कैसे में भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, मतलब एक इसको संज्ञा दी गई, एक नाम दिया गया था कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है। कहीं ना कहीं इसमें भारत के हित में चीज़ों बातों का वर्णन किया गया। कैसे, क्योंकि यहीं से भारतीयों को थोड़ा सा इसमें इंक्लूड किया गया था। 6 प्रांतीय सदस्य आ गए थे। तो कहीं ना कहीं भारत के बारे में सोचेंगे तो ये भारत के शासन अधिनियम अच्छा बनाने वाला अधिनियम कह सकते हैं, क्योंकि इससे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य हो रहे थे यहाँ को उसके अधिकार को बंद कर दिया गया था। अब भारत का जो भी प्रतिनिधित्व हो रहा था वो डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा या ताज के थ्रू हो रहा, मतलब ब्रिटिश महारानी के द्वारा हो रहा था। ठीक है, तो महारानी के हाथ में ये आ गई। गवर्नरों की शक्ति हुआ या क्षेत्रों की शक्ति या राज्य शक्तियाँ सब ब्रिटिश राजशाही के हाथ में चला गया था और उन्हीं के द्वारा इसको भारत को रेगुलेट किया जाएगा। कंपनी खत्म। विशेषता क्या, भारत का शासन विक्टोरिया के अधीन आ गया। तो वही महारानी विक्टोरिया, महारानी नहीं लिखा मैंने,
और सीधा बोल सकते हैं। तो भारत का शासन किसके अधीन आ गया था? महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से वही विक्टोरिया जी देखेंगे। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर क्या कर दिया जाता? भारत का वायसराय। मतलब गवर्नर जनरल को यहाँ ख़त्म ही कर दिया जाता और भारत का वायसराय इसका नाम दिया जाता। वो भी किसके थ्रू? विक्टोरिया के थ्रू सीधा सा नियुक्त होकर आता है। कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष रूप से विक्टोरिया का ही प्रत्यक्ष रूप मतलब एक टाइप से भारत के जो विक्टोरिया थे उन्हीं के नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पे ये। तो ये प्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का नेतृत्व करते हैं। और जो प्रथम वायसराय बनाए गए वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल थे, ये पता था बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे सारी चीज़ों पर। जैसे सिविल सेवा आई थी पहले, उसको इन्होंने ही रोक लगा दी थी। तो इन दोनों को ख़त्म करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म करके भारत राज सचिव नियुक्त किया जाता है। तो भारत राज सचिव जो बनाया जाएगा कहीं ना कहीं वो भारत के लिए ही कुछ कानूनों का निर्माण करेगा, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया, जिससे ये विचार विमर्श कर सकते थे। कौन? भारत राज सचिव। कि उनके लिए 15 सदस्य की एक कमेटी बनाई गई कि उनकी हेल्प कर ले, अपने विचारों का आदान प्रदान कर लें, कोई डिस्कशन करना है, वो सारी चीज़ें कर सकते थे। भारत इंग्लैंड में मुकदमा, इनके पास जो भारत राज सचिव थे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार भी था कि या तो ये भारत में चाहे या इंग्लैंड में चाहे मुकदमा कर सकते थे। हाँ, ऐसा नहीं था कि यही कर सकते, इनके ऊपर भी अंग्रेज लोग मुकदमा कर सकते थे। तो दोनों चीज़ थी। निष्कर्ष क्या था? इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि प्रमुख उद्देश्य इनका था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। मतलब क्या था? सीधा जो भारतीय शासन अधिनियम में आता है, इसका उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है कि प्रशासनिक मशीनरी थी उसमें सुधार करना, कि जो प्रशासनिक वर्क हो रहा था उसमें सुधार करना, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता। मतलब भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण मतलब वहाँ सीधा हो गया कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो कार्य हो रहे हैं उनको देखा जा सके और अधीक्षण किया सके, नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि जो भी गलत काम होगा तो उनको नियंत्रण करेंगे। पहले तो कंपनी की मनमानी चलती थी, अब क्या है? ताज मतलब क्राउन के हाथ में सीधी ये सारी चीज़ें पहुँच गई, तो उनके अंडर में ये सारी चीज़ें देख रेख में ये सब हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। ये पार्ट 3 था। इन शॉर्ट देखिए, मैं छोटे सी वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप NCERT पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, घटना चक्र पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक साथ नहीं मिलेंगी। घटना चक्र में आप जाएंगे तो कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत में जाएंगे कुछ मिल जाएंगे, NCERT जाएंगे तो और डीप में मिल जाएंगे, लेकिन आप तीनों को एक साथ पढ़ोगे तो ये सारे पॉइंट मिल सकते हैं। तो अगर आप पॉसिबल है तो पढ़ सकते हैं, बट नहीं है तो इन शॉर्ट सारी चीज़ें हम कवर करा रहे हैं। बस आप लोग इसको देखते रहिए और चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करते रहें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर भी करें। थैंक यू।